नमस्कार दोस्तों, जे क्लासेस मेरठ परिवार में मैं डॉक्टर अंकित भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जैसे कि हम रेगुलर मोड पे करते आ रहे हैं कि प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आज का लेक्चर आपके लिए अट्रैक्टिव हो जाए। तो जो बच्चे हमारे साथ यहां जुड़ने वाले हैं वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए ताकि आपका आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस ना हो जाए। तो जितना हमारे साथ बच्चे जुड़े इतना मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमने स्टडी किया था, हमने हुंड का रूल पढ़ा था, हमने आफभाव का रूल पढ़ा था। मतलब जो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, उसके हमने बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पर प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ लिए हैं। तो यहां पर जो बच्चे आज पहली बार वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर अपना लिंक मिल जाएगा आपको वहां पर, और वहां से आप सारे लेक्चर्स को, प्रीवियस लेक्चर को भी जरूर देख लीजिएगा ताकि आपका आज का जो ये टॉपिक है ये आपके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और यूजफुल हो जाए। देखिए, आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला आपका ये दायित्व बनता है कि आप अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। आज ये जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, इन सर्कमस्टांसेस में हमारा आपसे अनुरोध है कि आप अपने घर पे रहें और लगातार बस पढ़ते रहें और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करें। ठीक है, चलिए आज के टॉपिक पे चलते हैं। बच्चों, आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक का नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम से चैप्टर चल रहा है और आज हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी किसको बोलते हैं। ठीक है, आई से डिनोट करते हैं इसको, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग क्या है, यहां डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिख लिया है ताकि आपका टाइम सेव कर सकूं मैं, लेकिन पर्टिकुलरली इसको फील करना पड़ेगा बिकॉज केमिस्ट्री अगेन 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 एंड से कि इट इज ए आर्ट। ये आर्ट है और जब तक आप केमिस्ट्री को फील नहीं करेंगे तब तक आप केमिस्ट्री को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहां मैं अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो पर्टिकुलरली एक ऐसी ताकत, जैसे अगर मैं यहां पर बेसिक बात पे समझाऊं आपको, तो बेसिकली आप ऐसे समझिए कि कोई भी जो एटम है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन ने उस एटम के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड किया हुआ है। अगर मेरे पास यहां थोड़ा सा स्पेस है, ठीक है, पर्टिकुलरली जस्ट ए मिनट, एक मिनट रुकिए, हाँ यहां पर स्पेस बन जाएगा, है ना। आप इधर देखिए भाई, थोड़ा सा आप ऐसे समझिए, ये बेसिक बात जो मैं पहले सिखा के आया हूं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहां पर सेल के अंदर है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव कर रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन इनको बाइंड करके रखे हुए हैं। तो मैं अगर आपसे कहूं कि एक ऐसी ताकत जो इस इलेक्ट्रॉन को मूव करा दे, इस इलेक्ट्रॉन को खींच के ले आए अपनी तरफ, या इस इलेक्ट्रॉन को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। किसी एटम के इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी। अब डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, इसको रब कर देते हैं भाई, है ना। ये तो मैंने ऐसे ही बताया था आपको। देखिए, पर्टिकुलरली आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल एक ही बात है। द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर अट्रैक्ट बाय पॉजिटिव चार्ज। इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो प्रोटॉन आर द पॉजिटिव पार्टिकल्स, ऐसा पहले लेक्चर में पढ़ा दिया था बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में। न्यूट्रॉन की बात करूं, कोई चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रल है। तो यहां प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो प्रोटॉन आर द पॉजिटिव पार्टिकल्स, और अगर इसके रेस्पेक्ट में मैं आगे बताऊं भाई, तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ वाइंड अप कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आर द नेगेटिव पार्टिकल। तो इन्होंने इसी बात को बोला कि द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, किसी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, आर अट्रैक्ट बाय द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से अट्रैक्ट हैं, और हैं कौन वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल? दैट इज प्रोटॉन। उन्हें प्रोटॉन बोला है हमने। अब आगे क्या कहता है? एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो समझ आ गया ना आपको? देखिए, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था। मैंने कहा कोई एटम है,
उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहते हैं आप, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को तोड़ना चाहते हैं, तो जितनी ताकत आपको लगानी पड़ेगी, मतलब ऐसा नहीं है कि वहां हथौड़ा लेकर शुरू हो जाओ, मतलब उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी कोई एटम लगाता है वो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। ठीक बात है भाई, मजा आ गया ना? देखो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था, थ्योरी याद करने की जरूरत ही नहीं है, अपनी लैंग्वेज में भी लिखेंगे तो काम चलेगा। देखिए, टू रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, ठीक है, तो रिमूव वर्ड को अंडरलाइन कर देना चाहिए हमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन, है ना, या फिर आयनाइजेशन एनर्जी, सॉरी फॉर दैट। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई एटम है, मैंने गैसेस मॉलिक्यूल मान लिया, इसलिए मैंने जी लिख दिया है यहां पर, G4 गैस के मोल में एनर्जी, जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी उसके इलेक्ट्रॉन को तोड़ने के लिए, इसलिए मैंने यहां पर प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो दैट इज, ये आपके पास आ गया भाई आयनाइजेशन एनर्जी। इसको IE से डिनोट करते हैं, शॉर्ट में इसको IP या IE भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यूनिट की बात करूं, यूनिट आप रट्टा मारना पड़ेगा आपको, यूनिट की बात करें तो यूनिट है जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापते हैं इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, पर मॉलिक्यूल, पर एटम कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो उसकी यूनिट यहां पर कंसीडर की जाएगी। अगर जूल में नापना है तो किलो जूल पर मोल, तो यहां पर यूनिट आपको याद करनी है, बाकी सारी बात मैंने आपको समझा दी है। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, फैक्टर पे सवाल पूछेगा। अगर एक नंबर की डेफिनेशन आती है तो आप सिंपल डेफिनेशन लिखेंगे कि किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी, और इसकी जो यूनिट है दैट इज किलो जूल पर मोल या EV पर मोल आप कंसीडर कर सकते हैं या एटम कंसीडर कर सकते हैं। इतना लिख देंगे, एक नंबर पूरा मिलेगा। 2 नंबर में आता है डेफिनेशन, तो ये डेफिनेशन दोबारा लिखेंगे और लिख देंगे कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो IE को, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, और सिर्फ हेडिंग भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। और अगर आते 3 मार्क्स प्रॉब्लम या 5 मार्क्स प्रॉब्लम तो फिर पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई आज का लेक्चर 5 नंबर का पूरा, क्योंकि मैं पूरा का पूरा आपको डिफाइन करा रहा हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी फैक्टर अफेक्टिंग IE स्टैंड फॉर द आयनाइजेशन एनर्जी। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो IE के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, तो वहां पर एक एक करके बढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट वन इज साइज ऑफ द एटम। अगर मैं साइज की बात करूं, कौन कौन से साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, तो आप जानते हैं भाई जितना बड़ा साइज होगा उतना उसका बोर-बरी का सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली ऑर्बिटल्स होंगे ज्यादा, और जितने ज्यादा उसके ऑर्बिटल्स होंगे उतना एनर्जी कम लगेगी। अब समझिए इसको, कॉन्सेप्ट को। मैंने कहा कि जितना बड़ा साइज होगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी वीक होगी, कम होगी। ऐसा क्यों? सुनिए, मैं ऊपर से रब कर रहा हूं भाई, ताकि पर्टिकुलरली आपको मैं थोड़ा सा यहां पर स्पेस बना के समझा सकूं इस बात को, है ना। डेफिनेशन रिमूव नहीं करता हूं, ठीक है। ये देखिए, ये लीजिए जी, ठीक है। अब यहां पर स्पेस बन गया है, तो यहां पर्टिकुलरली हम इसको समझ लेंगे। देखिए, मैंने कहा जैसे जैसे आप साइज बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे आयनाइजेशन एनर्जी का जो सीक्वेंस है वो मैंने घटता हुआ दिखाया है। मतलब लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है देन कंपेयर टू सोडियम, देन कंपेयर टू पोटेशियम, इस तरीके से सीक्वेंस में। ये मैंने फर्स्ट ए लिख दिया, मतलब एल्कलाई मेटल के रेस्पेक्ट में मैं लिख रहा हूं। रीजन समझिए, है ना, ऐसा है। ये तो आपने सीक्वेंस याद करना है, याद कर लो, याद करने की जरूरत नहीं है केमिस्ट्री में, आप समझेंगे इस बात को। देखिए, हम ऐसा करते हैं, लिथियम और सोडियम में कंपेयर करके देखते हैं, ठीक है। तो मैंने एक साइड में लिखा लिथियम, एटॉमिक नंबर 3 होता है भाई, तो 2 और 1, ठीक बात। ऐसे ही सोडियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर 11, दैट इज 2, 8, 1। यहां तक बात समझ आती है। अब आगे देखिए, आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना है। एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर देना चाहते हैं ताकि ये स्टेबल हो जाए और इसके आउटर मोस्ट में 2 आ जाए। स्टेबिलिटी ऑर्डर चाहते हैं आप उसे मैजिक नंबर बना देना चाहते हैं। ऐसे ही सेम अगर इसे निकाल देंगे तो ये मैजिक नंबर बन जाएगा, तो ये वाला कंपाउंड जो है आपका स्टेबल हो जाएगा। अब मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पे देखता हूं। अगर मुझे लिथियम भरना है, मैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात ही नहीं कर रहा, मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन भर के दिखा रहा हूं।
3 इलेक्ट्रॉन है भाई आपके पास। ये देखिए, ये मैंने मान लिया यहां कुछ भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो भी कुछ होंगे XYZ, वो अभी यहां पर उसका इश्यू नहीं है। ये आउटर मोस्ट में 2 भरे और इस वाले में 1 भरा, ठीक बात। ये मैंने भर के दिखा दिया लिथियम का। इसी सीरियल में अगर मैं पोटेशियम की बात करूं, Na, ये देखिए जी, पहले वाले में 2, देन 8, 4, 5, 6, 7, 8, जहां मन करे वहां बना लो, ठीक है। और बाहर वाले में 1। अब जैसे जैसे आप साइज बढ़ाते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी तो बढ़ रहा है। अगर मैं इसे बोलूं KL, सिर्फ 2 शेल है, KLM 3 शेल है, तो जितनी ज्यादा दूर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, उसको रिमूव कराना, मतलब ये सेंटर है, ये सेंटर पॉइंट है, दैट इज द सेंटर पॉइंट। आपको इसे रिमूव कराना है। यहां देखिए, ये डिस्टेंस थोड़ा कम है देन कंपेयर टू दिस, ये डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब बहुत दूर है तो उसको तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी। भाई जिनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं उनके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग ही रहते हैं, जल्दी से टूटते नहीं है। आपका और हमारा रिलेशनशिप, अगर मैं आप स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और जे क्लासेस परिवार के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, तो हमारा रिलेशनशिप बड़ा स्ट्रॉन्ग है, हमारे इलेक्ट्रॉन बड़े पास पास हैं, हम टूटने वाले नहीं हैं। आपको हम नहीं छोड़ेंगे, आप हमें नहीं छोड़ेंगे, यही तो प्यार है आपका और हमारा। तो सेम एज यहां पर यह बात आई कि लिथियम के इलेक्ट्रॉन बड़े पास हैं, लिथियम के इलेक्ट्रॉन पास हैं तो टूटते नहीं हैं, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि शेल छोटा है। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो और दूर चला गया, इलेक्ट्रॉन दूर है, इसको तोड़ना आसान है। और दूर चला जाए पोटेशियम में और बन जाएंगे 2, 8, 8, 1, 19 होता है एटॉमिक नंबर, 19। तो एक शेल और बढ़ गया KLMN, तो N वाले में है आउटर मोस्ट में बाहर एक इलेक्ट्रॉन, उसको तोड़ना और आसान, क्योंकि बहुत दूर इलेक्ट्रॉन कोई भी तोड़ के ले जाएगा। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है, ऐसे ऐसे आयनाइजेशन एनर्जी भी घटती जाती है। ये आपको मैंने पहले वाले कॉन्सेप्ट से सिखाया। तो फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी में साइज ऑफ एटम का क्या इफेक्ट है, ये मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन किया है। आशा करता हूं समझ आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। अब इसके ऊपर जो चार्ज लगा हुआ है उसका क्या इफेक्ट है ना। मतलब अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो इस चार्ज का क्या इफेक्ट है। कोई चार्ज अगर किसी एटम के ऊपर लगा हो तो उस चार्ज का क्या इफेक्ट है, ये आप देखिए। तो यहां मैं अगर पर्टिकुलरली बोलूं, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे आप न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाएंगे, उस पर लगने वाला जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज बढ़ेगा उतना ज्यादा फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि एक दूसरे को रिपल्शन करना है। जितना ज्यादा चार्ज बढ़ेगा उतना ज्यादा फोर्स बढ़ेगी, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। और जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, इसीलिए बोल दिया दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। मतलब किसी एटम के ऊपर आप जितना ज्यादा चार्जेस बढ़ाएंगे उसके ऊपर उतना ज्यादा, यहां पर अगर मैं बात करूं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। ठीक बात। अब आगे बात करें तो नेक्स्ट है जी, सो इसलिए जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा ऐसे ऐसे, अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉन्ड बढ़ेंगे, बॉन्ड बढ़ेंगे तो तोड़ना नुकसान, बॉन्ड बढ़ेंगे तो अट्रैक्शन बढ़ा है, अट्रैक्शन बढ़ा तो बॉन्ड स्ट्रांग बन गए, बॉन्ड स्ट्रांग बन गए तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी तोड़ने के लिए, क्योंकि जिनके स्ट्रांग होते हैं बॉन्ड उनको तोड़ना आसान नहीं है। तो आप बता दें, जितने भी चैनल्स हैं, जितने भी कहीं और क्लासेस चल रही हैं, उन्हें बता दें कि आपका और हमारा बॉन्ड कितना स्ट्रांग है, आप और हम टूटने वाले नहीं हैं। ठीक है, टॉप करेंगे
जेई में नौकरी लेंगे, यही जेई क्लासेस का सपना है। और इस सपने को जेई क्लासेस मेरठ जो जी रहा है वो आपके दम पे जी रहा है, तो आपको भी ये सपना देखना है और अपने आप को सफल बनाना है। तो यहां मैंने कहा कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा ऐसे ऐसे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, और आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी तो मोर डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान नहीं है, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो सीधा सीधा फंडा यह हो गया कि अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाया जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन निकलने आसान नहीं रहेंगे। क्योंकि जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बढ़ेगा, एट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेंगे, उनको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी चाहिएगी। तो जहां पर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा होता है वहां पर ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा आपको मान के चलना है। ठीक बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर थर्ड वन इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। नंबर थर्ड है स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करते हैं। सबसे पहले ये कि स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि व्हाट इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट, तब तक आप उसका आयनाइजेशन एनर्जी के साथ रिलेशनशिप नहीं बना पाएंगे मेरे बच्चों, है ना। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन्स, द मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। अगर कभी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है, मतलब किसी एटम के ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल डू नॉट एक्सपीरियंस द कंप्लीट न्यूक्लियर चार्ज। तो वहां पर जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट न्यूक्लियर चार्ज को एक्सपोज नहीं करते, बिकॉज ऑफ रिपल्सन एट्रैक्शन, क्योंकि उनके बीच में भी रिपल्शन चलता रहता है। आप ऐसे क्यों नहीं समझते, आप ऐसे समझिए ना भाई। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक ऑर्बिटल दिखाया, ये एक शेल, ये दूसरी शेल, ये तीसरी शेल, मैंने इस तरीके से शेल दिखा दिया आपको। मैंने कहा बाहर वाले में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, मल्टी इलेक्ट्रॉन्स है। फील करो भाई केमिस्ट्री को, है ना, बहुत सारे मल्टी इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आपने कहा कि जी ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के लेके जाना है, लेकिन इसका इसके साथ भी तो एक रिलेशनशिप बना हुआ है। ये दोनों आपस में भी तो एक दूसरे के साथ ज्वाइन किए हुए हैं, रिपल्शन हो रहा है, घूम रहा है। तो यहां पर यही बोला है, इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, कि अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है तो द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल, जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, डू नॉट एक्सपीरियंस द कंप्लीट न्यूक्लियर चार्ज, वो कंप्लीट न्यूक्लियर चार्ज को एक्सप्रेस नहीं करते, बिकॉज ऑफ रिपल्सन एट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ रिपल्सिव एट्रैक्शन, क्योंकि उनके बीच में भी रिपल्शन हो रहा है और एट्रैक्शन है ऑफ द इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन, उन इलेक्ट्रॉन के बीच में। and the outermost electron are shelled or screened from the nucleus in the inner electron। तो ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के साथ एक इफेक्ट शो करते हैं, और उस इफेक्ट का नाम है स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो यहां मैंने आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट बताया, दिस इज नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर शेल इज लार्ज, अगर अंदर वाले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, द स्क्रीनिंग इफेक्ट विल बी लार्ज, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी लार्ज होगा, क्योंकि रिपल्शन बना रहेगा। और अगर अंदर वाले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो जो रिपल्शन है वो कम रहेगा, रिपल्शन कम रहेगा तो यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी लूज करेगी। तो इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विल बी लेस। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो अगर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो उनके बीच में जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो ज्यादा होगा, और अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है तो अट्रैक्शन कम होगा और इलेक्ट्रॉन विल बी लेस, तो आउटर मोस्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन यहां पर लेस रहेंगे। तो ये मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट समझाया है भाई, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन। इनका भी किसी भी आयनाइजेशन एनर्जी के लिए यहां पर पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो आयनाइजेशन एनर्जी के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इसकी वजह से भी यहां पर आप कंसीडर कर सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी का क्या इफेक्ट शो होना है।
तो यहां 3 फैक्टर आपने पढ़े बेसिकली, जहां पर आपने साइज ऑफ द एटम पढ़ा, नंबर 2 आपने पढ़ा मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज, और नंबर 3 पढ़ा है आपने स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पर स्क्रीनिंग इफेक्ट का क्या इफेक्ट है। नंबर 4 आता है जी आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहां पर पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं, इसे मिटा दे थोड़ा सा, है ना, स्पेस हो जाएगा, जल्दी जल्दी मिटा लीजिए भाई, है ना। आपको टेंशन कुछ नहीं लेना है, साथ साथ नोट डाउन कर लिया कीजिए, मैं प्रॉपर टाइम देता हूं आपको, और इसके साथ साथ आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे भाई, तो कहीं परेशानी होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। जो भी यहां पर आपके सब्जेक्टिव टीचर्स होंगे, वो सभी सब्जेक्टिव टीचर जो भी जेई क्लासेस मेरठ परिवार के चैनल पर यहां पर आपको पढ़ा रहे हैं, तो वो मैं आपको बता दूं, वो अपने हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो ये जैसे मैं आपको आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा रहा हूं, इसके मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स आपको मिलेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन साथ साथ अपने बनाए नोट्स हमेशा काम आते हैं, तो खुद भी बनाइएगा। ठीक है, देखिए नंबर 4th वन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर भी आयनाइजेशन एनर्जी का इफेक्ट बनता है, यह आप जानते हैं। अब देखिए कैसे, आपको एक बात मैंने सिखाई थी सबसे शुरू में, कि जो भी एटम हैं वो चाहते हैं कि वो इनर्ट गैस बन जाएं। इनर्ट गैस मतलब उनका ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाए, वो अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कर लें, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें, कुछ भी कह दो एक ही बात है। मतलब कोई भी एटम, जैसे मैं यहां सोडियम की बात करूं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 281, तो ये चाहता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे, ताकि ये इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हायर कर ले, गेन कर ले। 287 क्लोरीन की अगर मैं बात करूं, तो ये चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन ले ले किसी से, चाहे वो इलेक्ट्रॉन दे या चाहे वो इलेक्ट्रॉन ले, कुछ भी करके वो अपना स्टेबल करना चाहता है अपने आप को। और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा किसी से, तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएगा, ये 288 हो जाएगा। ये क्लोरीन के केस में मैंने आपको बताया था, और ये मैंने बताया था आपको सोडियम के केस में। ये बात समझते हैं ना भाई। तो जितने भी एटम जो हमारे साथ यहां पर किसी को भी डील कर रहे हो आप, किसी भी एटम की अगर मैं बात करूं, तो वो एटम चाहते हैं अपने आप को इनर्ट गैस में कन्वर्ट कर देना, अपने आप को वो मूव कराकर किसी भी इलेक्ट्रॉन को लूज कर कर या किसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर कर वो स्टेबल चाहते हैं बन जाना, वो इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन चाहते हैं। तो यहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या गेम है भाई? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का गेम ये है कि अगर हम अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहां पर बात करूं, तो देखो एक बात समझने की है, मैं यहां पर कहता हूं भाई आयनाइजेशन एनर्जी का रिलेशनशिप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। सोडियम से ही समझ लेते हैं या मैग्नीशियम से समझते हैं, थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। अब ये मैग्नीशियम चाहता है कि अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कर ले, तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, इन इलेक्ट्रॉन को भगाना चाहता है वो। तो अगर वो इस इलेक्ट्रॉन को मूव कराना चाहे, तो इसका मतलब उसे आयनाइजेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो जो उसने सबसे पहले एनर्जी लगाई, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी, उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहा गया। और जो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन निकला, इन दो में से जो पहले वाला इलेक्ट्रॉन निकला, उस इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने बोल दिया IE1, आयनाइजेशन फर्स्ट। और अगर मैं यहां पर कहूं कि जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला तो और एनर्जी लगानी पड़ी, दैट इज IE2। तो यहां IE1 IE2 बोल सकते हैं आप, और IE1 जो है वो कम होगा देन कंपेयर टू IE2, क्योंकि सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और ज्यादा एनर्जी चाहिए, वो और अंदर की तरफ है, जितनी ज्यादा अंदर की तरफ होगा उतना ज्यादा एनर्जी चाहिए आपको। आप ऐसे क्यों नहीं समझते कि अगर मैं पर्टिकुलरली एक एग्जांपल के साथ आपके साथ और डील करूं तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। आप समझिए, मैं यहां पर एक बात कर रहा हूं, मैंने आपसे कहा पर्टिकुलरली एग्जांपल देते कार्बन, मैंने कहा नाइट्रोजन, मैंने कहा ऑक्सीजन, 3 आपके पास है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसका 7, इसका 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 24, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 25, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26। ठीक बात। और एक और ले लेते हैं भाई यहां पर फ्लोरीन, फ्लोरीन का मतलब एटॉमिक नंबर 9, 27। अब इन्हें एक इलेक्ट्रॉन गेन कराना है, यहां तो गेन कराने का गेम आ रहा है,
यहां पर 4 देना चाहता है, यहां पर 3 ले लेना चाहता है, यहां पर 2 ले लेना चाहता है, तो यहां तो इलेक्ट्रॉन लेने की बात आ रही है, देने की बात नहीं आ रही। यहां पर सारा कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाएगा। हमें इलेक्ट्रॉन खींचने हैं, हमें इलेक्ट्रॉन को तोड़ना है, इन्हें तो इलेक्ट्रॉन खींच के लाने हैं, यहां तो इलेक्ट्रॉन लाने पड़ रहे हैं, हमें इलेक्ट्रॉन देने हैं। तो क्यों ना एक एग्जाम्पल ऐसा दें जहां पर इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हो। तो अगर मैं यहां पर पर्टिकुलरली बात करूं तो जरा एक बात देखो, मैं फिर दोबारा से वहीं पे पहुंचता हूं। एक मैंने एग्जांपल दिया सोडियम, एक मैंने एग्जांपल दिया मैग्नीशियम, एक मैंने एग्जांपल दिया एल्यूमिनियम। सोडियम का 11, इसका 12, इसका 13। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दूं 2 8 1, 2 8 2 और 2 8 3। ठीक बात। अब इसे एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होगी उसे उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। और अगर इसे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं तो और ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं। और इसे 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने तो और ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं। तो अगर मैं IE1, IE2, IE3 बोल दूं इन तीनों को, मतलब इसे मैं बोलूं IE1, इसे बोलूं IE2, इसे बोलूं IE3, तो आप जानते हैं कि IE1 से ज्यादा IE2 और IE2 से ज्यादा IE3। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता चला जा रहा है। तो यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया कि आयनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या गेम है कि सब इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद अगर आप स्टेबल बन जाना चाहते हैं तो वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी, जहां पर एक इलेक्ट्रॉन निकालना है आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। और अगर हम साइज के अकॉर्डिंग जाएंगे तो क्योंकि सब शेल बढ़ जाएंगे, सो वहां पर इलेक्ट्रॉन को लूज कराने में कम ताकत लगानी पड़ेगी। दैट इज क्योंकि ऑर्बिटल यहां तीनों में बराबर है, KLM KLM KLM, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो यहां आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सीक्वेंस बढ़ा है अपने, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। और ये डिपेंड किस पे कर रहा है भाई? ये डिपेंड कर रहा है आपका हुंड रूल पे, कि कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उनके ऊपर ये पर्टिकुलरली यहां पर डिपेंड करता है। तो अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला, ये बात समझ आ गई भाई, ठीक है। अब आपसे मैं बात करूं कि पीरियड में या ऑर्डर में इनका क्या सीक्वेंस होता है, तो एक बात आप लिख सकते हैं। अगर मैं कहूं कि आप आयोनाइजेशन एनर्जी के रेस्पेक्ट में, कि अगर किसी पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या हो रहा है भाई? आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जा रही है। जैसे कि इसमें आपने लिखा है, तो इसे मैं मिटा रहा हूं भाई। तो अगर मैं यहां पर बात करूं कि किसी पीरियड में, तो आप लिख सकते हैं इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी आपका जो है वो इंक्रीज करता है। ये आपको राइट डाउन करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। हां, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। और अगर मैं ऊपर से नीचे की बात करूं, ठीक है, मतलब अगर मैं कहूं कि इन, एक मिनट ऐसे लिख देते हैं, सम एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन भी है, वो एक्सेप्शन पे डील कर लेंगे, ठीक है। और अगर मैं कहूं पीरियड के साथ ग्रुप में, इन ए ग्रुप फ्रॉम अप टू द लोअर, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो फर्स्ट ए वाला है, अगर मैं उसके लेफ्ट टू राइट कंपेयर में करूं, तो जो फर्स्ट ए का है, जैसे कि अभी आपको मैंने साइज ऑफ एटम पे बताया था कि लिथियम का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी देन कंपेयर टू सोडियम, ठीक है, क्योंकि आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं ग्रुप में, क्योंकि शेल के नंबर बढ़ जाएंगे, तो वहां पर जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो यहां पर पर्टिकुलरली बढ़ जाती है, सॉरी घट जाती है। ये आपको ध्यान देना है। तो इसका मतलब जितने भी मेटल हैं, चाहे वो एल्केलाइन अर्थ मेटल हैं या फिर पर्टिकुलरली अगर मैं कहूं एल्केलाई मैटर हैं, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं स्टार लगा के लिखना चाहूं तो एल्केलाई मेटल
एल्केलाइल अर्थ मेटल। सेकंड ए वाला ग्रुप याद रखें, एल्केलाई अर्थ मेटल, जैसे बेरिलियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। इनका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है, स्टार लगा के बात लिखेंगे। इसके अलावा अगर मैं 15 फैमिली की बात करूं, मतलब 15वें वाले ग्रुप की बात करूं, जिसमें नाइट्रोजन आता है, जिसमें फास्फोरस आता है, तो उसकी स्टेबिलिटी भी यहां पर बहुत अच्छी होती है। यह बात आपको एक और ध्यान रखनी है। 15th ग्रुप फैमिली, जो 15th फैमिली है, ये लीजिए ग्रुप भी हटा दो। 15th जो फैमिली है, जिसमें कौन कौन आता है भाई, नाइट्रोजन आता है, फास्फोरस आता है, ठीक है, इनका भी आयोनाइजेशन एनर्जी अच्छा होता है, हाई होता है। क्यों? ड्यू टू हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन। अभी डील करूंगा क्या कहना चाहता हूं, डरे मत, डरे मत, मैं जानता हूं आप कहां अटक रहे हैं, मैं जानता हूं आपको कहां पे अटकना होता है, ठीक है। मैंने क्यों लिख दिया भाई, आपने कहा सर ये तो मतलब आपने एक अलग से ही क्यों बात करी, क्यों फास्फोरस की ही बात की, तो समझे भाई क्यों करी मैंने फास्फोरस की बात, रीजन है मेरे पास स्पेसिफिक इसका, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही कोई भी बात बोल रहा हूं। अगर मैं आपसे बात करूं नाइट्रोजन की डील करो, फास्फोरस की डील करो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इसका 15, डिवाइड करना भाई 2 और 5, इसको करना भाई 2 8 5, मतलब इनके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे करूं 1s2 2s2 2p3, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ऐसे ही करूं 1s2 2s2 2p6 3 2 और 2 4 10 3s2 और 3p3, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने निकालना सिखा दिया ना मेरे बच्चों, तो ये तो मोस्ट प्रोबेबली आपको आता है, तो मैंने यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो यही वाला होगा, इसी से तो इलेक्ट्रॉन भागेंगे, इसके इससे भागेंगे, इसके इससे भागेंगे। तो अगर मैं 2p3 का बनाऊं तो p के अंदर होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, ये लो 1 2 3, और अगर मैं 3p3 का बनाऊं तो इसके अंदर भी 3 है जी, ये लो। अब यहां पर मुझे 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, मैंने भर दिए अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, मैंने ऐसे भर दिया भाई, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब मैं इस तरीके का अरेंजमेंट नहीं भरूंगा, ये गलत प्रोनाउंसिएशन है। हमने हुंड रूल में सीख लिया था कि हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो यहां पर इस तरीके से ना भरकर मैंने कैसे भर लिया भाई, ऐसे। अब मुझे इलेक्ट्रॉन लूज कराने हैं, अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन लूज कराऊंगा तो इसकी स्टेबिलिटी गिरेगी, इसकी स्टेबिलिटी गिरेगी। कोई भी एटम नहीं चाहता कि मेरी स्टेबिलिटी गिर जाए, कोई भी एटम नहीं चाहता कि मेरी स्टेबिलिटी गिर जाए, तो इसको निकालने के लिए मुझे बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी। फास्फोरस इतनी जल्दी से नहीं देने का, फास्फोरस इतनी जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देने का, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसकी स्टेबिलिटी टूट जाएगी, वो अलग हो जाएगा, वो रिएक्टिव बन जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो 15th ग्रुप वाली फैमिली है उसकी भी आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन। एक्सेप्शन मान लो, कॉन्सेप्ट मान लो, हर तरीके से वैलिड आता है, ये थ्योरी समझ आनी चाहिए। तो यहां मैंने आपको बच्चों एक बहुत शानदार सा कॉन्सेप्ट सिखाया है आज आपको कि आयोनाइजेशन एनर्जी किसको कहते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ताकत चाहिए, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, साइज की बात करी थी, इसके अलावा स्क्रीनिंग इफेक्ट बताया, इसके अलावा आपको मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पर समझाया कि आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या इफेक्ट है। इसके साथ साथ आपको न्यूक्लियर चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने समझाया। तो मुझे पूरा अनुमान है और पूरी उम्मीद है कि यहां तक आपको यह कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से, शानदार तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक बात है बच्चों, तो आज की क्लास को यहीं पर विराम करेंगे, लेकिन आपको एक बात दोबारा से मैं बता दूं कि देखिए कल का जो लेक्चर है उसमें मुझे पढ़ाना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये दो अलग अलग बात है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दो अलग अलग बातें होती हैं भाई, इनका दोनों को मिक्सअप नहीं कर सकते आप, और वहां पर एक्सेप्शन भी आता है। तो वो क्लास को आप मिस नहीं करेंगे ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक समझ आ जाएं। तो जो आज आपने यहां पर मेरे साथ 5 नंबर का क्वेश्चन अपना तैयार किया है,
इसका बच्चों आपको ध्यान देना है कि पर्टिकुलरली ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से तैयार कर लेना है। तो आज की क्लास को यहीं पर फाइनलाइज करते हैं, कल दोबारा मुलाकात होगी बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।